जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका हमारे YouTube चैनल चंदौली वाले में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं। 2 क्लास में हम लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने थ्योरी भी कुछ देखा। तो हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि कुछ हद तक 100% में मान चलिए, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो 80 से 90% आप लोगों को क्लास के द्वारा बनाए गए नोट्स से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उसमें 10% जो है आपको अपने से मेहनत करना है, उसको अपने से याद करना है, अपने से लिखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले वाले टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अगर सपोज दैट मान लें कि सपोज दैट यहाँ पर हम लिखते हैं, टॉपिक क्या है, कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आज हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगर सपोज दैट मान लीजिए, सपोज दैट a body undergoes displacement डेल्टा एक्स। सपोज दैट मान लीजिए कि एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। और मान लीजिए कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स है अंडर एक्शन ऑफ इस पे क्या है कि एक काइनेटिक एनर्जी और एक ये कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स, इस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करेगा अंडर एक्शन ऑफ और कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करेगा एंड द पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसमें देखिए 2 एनर्जियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न होगी, एक काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसमें ये ज्ञात करना है हमको कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसका जो एडिशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी का एडिशन हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम देखिए क्या है कि द कंजर्वेटिव फोर्स इसको क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें क्या लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ मान लीजिए कि एक फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, एंड कंजर्वेटिव फोर्स ये डेल्टा एक्स हो गया और इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा एक्स। ये जो फोर्स है यहाँ वर्क क्या हो रहा है, वर्क W बराबर एफ इनटू एक्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं कि द वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ डेल्टा के होगा, ये डेल्टा के, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के इक्वल टू एफ डॉट एक्स। जिस प्रकार से अगर हम किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाते हैं, अंडर कोई वस्तु, जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु, अगर हम उसको फोर्स ऊपर समझे हम लोग ना कि ये मान लीजिए यहाँ पे ये है, इसको अगर फोर्स लगाते हैं, इसके अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या ये होता है ना, W इक्वल टू एफ डॉट एस।
ये होता है। अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो एफ एस cos थीटा आएगा। तो उसी प्रकार से k इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ये क्या है, ये आपका ये एनर्जी एक प्रकार से है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव एक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। जब अगर हम मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये तो हो गया एक वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये वर्क के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग लें, पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो हमारे क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी लगेगा जब हम कार्य ऊपर भी, जैसे कि हम कोई वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकें तो ये माइनस में ही लगेगा ना, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है, माइनस में, ठीक है। माइनस v x मान लेते हैं इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हम और आगे देखते हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी, जब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, हमेशा जब हम ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगा ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमेशा देखिए एफ डॉट एक्स है, एफ डॉट एक्स है, ठीक है, एफ एक्स डॉट एक्स है, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस वी इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, माइनस, क्योंकि वर्क पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की ओर कार्य कर रही है ऊपर की ओर, तो वो क्या होगा, नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये से ये कट जाएगा, तो डेल्टा के प्लस बी इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, हमेशा ये 0 के इक्वल रहती है, ठीक है। ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 होती है। सपोज दैट, एक मान लीजिए हम इसमें दो प्रकार से समझते हैं कि ये किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। हमेशा देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम क्या समझे कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, एक वेग होता है k इक्वल टू 1/2 mv² होता है, ठीक है। क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ये होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है, यही होता है। तो mgh इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें भी मास होता है, इसमें भी मास होता है, इसमें वेग, ये जो है उसकी वस्तु का वेग, वो किस वेग से फेंकी जा रही है वस्तु वो है, और ये यच है। जैसे कि हम ये लेते हैं कि जब हम किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि सपोज दैट हम क्या करते हैं कि एक वस्तु को, ये वस्तु है, उसको h ऊंचाई तक ले जाते हैं, ये ऊंचाई कितनी है, h, ठीक है, ये ऊंचाई h है। तो इसके द्वारा इस वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ थिंग इसका भी कितना है, मास ऑफ थिंग m है, और h ऊंचाई तक हाइट कितनी ले जाई जा रही है, h ऊंचाई तक, ठीक है। और उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हटाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ वस्तु है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर फेंकी गई, ठीक है। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अगर अपोजिट कार्य कर रहा है, -mgh, ठीक है, -mgh ऊपर जाएगा। अगर हम नीचे इसको फेंकते हैं, जब हम नीचे फेंकते हैं तो हमारा क्या होगा,
mgh, ठीक है, ये होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ठीक है, अपोजिट कार्य कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी है और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ना लेकर कि हम m को लेते हैं m इंटू जी इंटू एच, इसके अकॉर्डिंग कार्य करना है। यहाँ से वस्तु ऊपर गई, m द्रव्यमान की वस्तु, h ऊंचाई तक गई और g इस पर वर्क कर रहा है, तो m g h अपोजिट डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपको समझ में आया क्या, ये किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम इसको mv स्क्वायर को लेना होगा, mv स्क्वायर को एक स्प्रिंग के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि हम इसको किस प्रकार से प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें, अगर हम इसको माने कि इसको हम मानते हैं कि ये कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी था ना, ये हम लोगों ने समझ लिया और उसको हटाकर एक और एक कंजर्वेटिव होता है, आपकी हेडिंग है इसके बाद कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ये है, ठीक है। ये अब कितने प्रकार की होती हैं, इसके माध्यम से हम उसको समझेंगे, जो हम स्प्रिंग वाला बताया है ना, इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए ये आपका टॉपिक बीच से हट गया था, लेकिन आपको इसी के माध्यम से अब 2 बार आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। नहीं तो आपने किताब बुक में दिया है, पहले आपको स्प्रिंग के हिसाब से प्रूव कर दिया है, उसके बाद ये नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में भी हेडिंग पढ़ना है आपको, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी में मर्ज करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है, इसी मर्ज करके आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, 2 फोर्स होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। और इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं फोर्स, ठीक है, ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो ये इस प्रकार से हम प्रूव करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स, और इधर लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपका हो गया, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स, ये हेडिंग लिखिएगा आप लोग, ये लिखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स conservative force do not depend way, ठीक है, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डिपेंड ऑन वे, ये हमेशा रास्ते पर डिपेंड करता है और ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। रास्ता कैसा भी हो हम उसको मान लेते हैं, ठीक है, उस पर हल कर लेते हैं। और देखिए इसमें 2 चीज पढ़ना है आपको, एक ग्रेविटी पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है आपको स्प्रिंग। स्प्रिंग के हिसाब से ये कंजर्वेटिव फोर्स, और इसमें आपको पढ़ना है केवल और केवल फ्रैक्शन, ठीक है। ये आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा कि आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटी हम इससे पहले देखे हैं, जो mgh है और -mgh है, उसके बारे में हम देखे हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, ऊपर जाने पे ग्रेविटी क्या होती है, नीचे आने पे किस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसमें स्प्रिंग हम देखते हैं हम इसके बाद।
अब इसके बाद हम स्प्रिंग, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम स्प्रिंग में लिखते हैं, अगली हेडिंग आती है आपकी स्प्रिंग, ये सेकेंड है। फर्स्ट आप लोग पीछे पढ़ लिए हैं, ये ग्रेविटी। ग्रेविटी में किस प्रकार से mgh ऊपर लगता है माइनस mgh और नीचे mgh प्लस mgh लगता है, ये स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे इसको बताते हैं, ठीक है। ले लिए होंगे, हम मिटाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक दीवार से बांध दीजिए एक रस्सी, एक स्प्रिंग, ठीक है। एक दीवार से स्प्रिंग को बांध दीजिए, स्प्रिंग स्प्रिंग, ठीक है। कंजर्वेटिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग। तो यहां हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग में अगर सपोज दैट मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार ही होगी और इस पर क्या करते हैं कि हम एक स्प्रिंग इस प्रकार से, ठीक है। आपका ये दीवार हो गया, ए बी, ये दीवार हो गई और ये क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई और ये क्या है, वॉल है आपका, और ये क्या हो गया, कोई भी वस्तु, ठीक है। इसका द्रव्यमान ये आप लोगों ने मान लिया। अब इसको क्या करते हैं कि यहां से यहां तक देखिए, ये मेन पोजीशन है इसका, ये x इक्वल टू 0 यानी x 0, ठीक है। ये x 0 है, यहां मान लेते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको पकड़ कर ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, देखिए इसको ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ के इसको ऐसे खींचते हैं। खींचने में क्या होगा, देखिए इसको ऐसे पकड़ खींचेंगे तो स्प्रिंग भी बढ़ेगी इधर की ओर, इधर की ओर क्या होगी, जैसे कि हम इसको पकड़ खींच रहे हैं स्प्रिंग को, देखिए ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर उसको हिलने लगेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से ले लें कि ठीक है, ये द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर आएगी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि x हो गया, ठीक है, x1 मान लीजिए, ठीक है। यहां से यहां तक x0 है, x1 मान लीजिए, यहां से यहां तक डिस्प्लेस a टू b, ये a हो गया, ये b, a से b तक डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पर किया गया कार्य, अगर हम इस पर F बल लगाते हैं, फोर्स कितना है, फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट x1, ठीक, x1 के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर हम इसको खींचते हैं, इसको इधर से खींचते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स इतना लग गया। अगर हम इसको अब इस पर देखेंगे कि स्प्रिंग में फोर्स कितना लगा, अगर यहां से यहां तक खींचते हैं, देखिए कोई भी स्प्रिंग हो अगर उसको खींचते हैं तो उसमें एक बल संचित हो जाता है, ठीक है। और तब इसमें क्या बल संचित होगा, इस स्प्रिंग में यहां से यहां तक स्प्रिंग आ गई ना, तो स्प्रिंग में एक बल संचित होगा, उसे क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहां से यहां तक खींचने में इसमें रिस्टोरिंग फोर्स संचित हो गया। अब इसको अगर छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार से ऐसे आएगा, इसको धक्का देगा, ठीक है, इसको ऐसे धक्का देगा तो ये अपने मेन पोजीशन पर आएगा, फिर उसके बाद अंदर चले जाएगा। अगर ये जब मेन पोजीशन में यहाँ पर जो वेग रहेगा तो वो तो रहेगा ही, लेकिन जैसे ही x0 पर आएगा, अपने मेन पोजीशन पर आएगा, उसका वेग तेजी से बढ़ जाएगा, उसका वेलोसिटी जो होती है, उसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ जाएगी। जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से स्प्रिंग आपस में ये अपने से स्पंज करेगी, ये आपस में दबेगी स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ पर अपने मेन पोजीशन पर आएगा, जैसे ही मेन पोजीशन पर आएगा इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी और ये क्या होगा, ये फिर द्रव्यमान वापस आएगा, जैसे ही वापस आएगा स्प्रिंग से दबेगा, फिर वापस जाएगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल टू a से b डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसके बाद इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, F इक्वल टू माइनस kx, यानी
ये कैसे है? F क्या है? F इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। F फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल x के, ठीक है। F इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल x के, तो F प्रोपोर्शनल x है, तो F इक्वल टू kx, ठीक है। ये k क्या है? k एक नियतांक है, ठीक है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। k का डायमेंशन क्या होता है? पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होती है? इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर, एंड डायमेंशन इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। m l स्क्वायर t माइनस 2 इंटू l, तो क्या होगा? l, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा m l q t माइनस, ठीक है। ये आपका निकल कर आएगा। एम एल टी माइनस 2 होता है ना फोर्स का, एम एल टी माइनस 2, सॉरी एम एल टी माइनस 2, तो एल स्क्वायर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। ये के का नियतांक कांस्टेंट होगा, ये डायमेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो गया, इतना इतना आप लोग बना लीजिए। उसके बाद हम इसको जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी वो तो बता दिया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी K इक्वल टू 1/2 mv², ये आपको प्रूव कराते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको लगा लीजिए, हम उसके बाद मिटाते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं। देखिए हम यहाँ क्या लिए थे? F इक्वल टू के एक्स, ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ थिंग इक्वल टू m, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल टू x, ठीक है। और वेट क्या है? स्पीड, स्पीड x जीरो पे क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। x जीरो पे मैक्सिमम है, उसके बाद x जीरो पे मैक्सिमम आ जाती है। जैसे स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग देखे है ना, यहाँ पर ऐसे जो पीछे देखे हम लोग, ऐसे 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 लगा है, ठीक है। ये लगा है, यहाँ पे वस्तु है x जीरो पोजीशन, और यहाँ से यहाँ तक खींचने पर m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, a है, ये b है, ये a से b तक जाती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो स्पीड क्या है? x जीरो पर मैक्सिमम है, ये x है, यह द्रव्यमान का है, और v स्पीड कितनी है इसकी, कि तो हम इसको मान लेते हैं सपोज दैट इसका वर्क डन कितना होगा यहाँ से यहाँ तक खींचने में। जब हम वस्तु को यहाँ से यहाँ तक खींच कर ले जाते हैं तो वर्क डन, इसको वर्क डन कितना होगा? तो इंटीग्रेशन में w dx इक्वल टू, ये क्या है? f लिए है ना, f dx, f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू kx है, kx dx, ठीक है। इक्वल टू क्या लेंगे? यहाँ पर k को बाहर निकालेंगे, x ले लेंगे, x dx। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा आपका कि k ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो हम क्या लेंगे कि 1/2 k x स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी k, ठीक है। ये प्रूफ आ गया। इस प्रकार से हम लाए हैं। अगर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इसमें ये जो फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या किए हैं, यहाँ पर द्रव्यमान यम है, ये डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये मैक्सिमम x जीरो पर मैक्सिमम है स्पीड,
और F इक्वल टू इतना है, तो हम W वर्क निकालेंगे, वर्क कितना हुआ सारा, तो हम निकाल लेंगे इतना काइनेटिक एनर्जी या वर्क, यही इतनी ऊर्जा खपत हुई तो इतना वर्क हुआ। ठीक है, इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बताइए कि इस पर कुछ अब नया क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, डेली का डेली आपको एक एक वीडियो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 40 मिनट 45 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बस उतना ही वीडियो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, तो कम रहेगा, कम पढ़ेंगे आराम से, धीरे 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 अभी कि बहुत दिन पेपर है। तो अब बताइए कि हम आपको इतने ही दिनों में कम से कम टॉपिक में अच्छे से पढ़ाकर आपका 3 से 4 चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये खत्म हो चुका, आराम से जाइए वीडियो देखिए, आराम से उसको पढ़िए। ठीक है, तो हम आपका धीरे धीरे करके एक चैप्टर को 3 से 4-5 वीडियो जैसे हो सके, जैसे आप लोग का आसानी हो सके, कम से कम वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि आप पेपर में आप जो बनाए उसको अच्छे से पढ़ सके और अच्छा उसमें बेस्ट कंटेंट आपको देंगे। बेस्ट जो होगा उसमें क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो पेपर में आने वाला है वही है, बस वही आपको पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा फालतू नहीं पढ़ना है। उसमें क्या है क्या नहीं है, बस जो आपका पेपर में आना है वही पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी को अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से हम समझे, इसको एक ग्राफ के माध्यम से, तो इसको हटा देंगे कि सपोज है, मान लीजिए कि एक ग्राफ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये क्या है, फोर्स है, फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो हो गया। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से लेते हैं और ठीक है, और एक यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं और हम इसको देखते हैं, अगर इसको छायांकित कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जीरो हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमारा एरिया हुआ ओ ए बी, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, ओ ए बी, इसको हटा दीजिए, ओ ए बी मान लीजिए। ये जो एरिया हुआ, अगर मान लीजिए, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फोर्स बढ़ा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं जितना, उतना ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे कि देखिए इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया कितना होगा, ये पूरे का एरिया, एक ट्रायंगल बन गया, यानी त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी, इसका कितना है 1/2 ए बी, 1/2 इंटू ए बी, 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ बी। ठीक है, इक्वल टू 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है 1, इसको x, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ x, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ kx, इसको kx मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, ए बी का मान कितना है kx है, और x की वैल्यू कितनी है x है, तो हमारा कितना आ जाएगा एरिया ऑफ वो ए बी इक्वल टू 1/2, और के एक्स है तो के हो जाएगा x इंटू एक्स, कितना होगा एक्स स्क्वायर। ये आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आ गया। ठीक है, अगर हम देखिए ये डिस्प्लेसमेंट को x लेते हैं और जो ये फोर्स लग रहा है, जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसको kx लेते हैं। फोर्स क्या हम माने यहाँ, देखिए यहाँ फोर्स को kx लिए हैं, तो फोर्स क्या है, फोर्स प्रोपोर्शनल x होता है, तो F इक्वल टू kx हो जाएगा। तो kx क्या लेंगे हम, इसको फोर्स को ले लेते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट को x ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये आपका निकल कर आ गया ये। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद एक और टॉपिक है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आगे हम बताते हैं कि फ्रैक्शन किस प्रकार से लगता है। आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये पढ़ना है फ्रैक्शन। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि उसमें कंजर्वेटिव फोर्स में ये डिपेंड नहीं करता है कि रास्ता कैसा है,
ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में ये डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए कि किस प्रकार से आप समझे हैं, लेकिन अगर आपको रास्ता दे दे कि किस प्रकार से रास्ता है, अगर मान लीजिए कि आप ऐसे चल रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, O A B, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया आप चलना और यहाँ तक जाना है, तो आपको देखिए कितना रास्ता मिलेगा। एक ये रास्ता मिलेगा, एक इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, और एक ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ठीक है, 3 प्रकार का रास्ता मिलेगा, और एक इस प्रकार से रास्ता मिलेगा, इस प्रकार से जा सकते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि ये रास्ता किस प्रकार का है, रास्ता डिपेंड नहीं करता, बस वस्तु यहाँ से यहाँ तक चली जा रही है, किस प्रकार जा रही है वही डिपेंड करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में देखिए 1/2 kx², इसमें रास्ता कुछ प्रॉब्लम दिया है? अगर आपको क्वेश्चन भी देगा, अगर क्वेश्चन से भाई देगा उसमें, तो ये देगा कि ये कंजर्वेटिव है, ठीक, कंजर्वेटिव देगा, और अगर नॉन कंजर्वेटिव में देगा तो उसमें देगा कि नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आसान बनाते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का प्रॉब्लम ये फंस जाता है, और ये देना ही है, उसमें ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे, लेकिन देंगे, कंजर्वेटिव देंगे, नॉन कंजर्वेटिव भी देंगे, दोनों देंगे, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चन देंगे तो ये बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर नहीं रहेगा तो ये बोलेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग हमको वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कंजर्वेटिव फोर्स का। अगर सपोज दैट मान लीजिए एक पोजीशन ये भी बनती है, ये वाली, ठीक, ये वाली पोजीशन बनती है, ये वाली, अगर यहां से मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, यहां अगर यहां से यहां इसको फेंकते हैं, तब भी इस पर देखिए क्या डिपेंड कर रहा है। अगर वस्तु के यहां से यहां तक फेंकते हैं तो ये डिपेंड कर रहा है, देखिए mgh, यहां से फेंकेंगे तो h ऊंचाई पर है, ये क्या है, h ऊंचाई पर है, इससे तो डिपेंड नहीं करता। अब यहां से फेंक रहे नीचे आ रहा है तो g ये गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊंचाई है, और m इसका द्रव्यमान, तो mgh। कहीं रास्ता डिपेंड किया, इसमें रास्ता डिपेंड नहीं करता। और देखिए एक और पोजीशन आता है कि सपोज है ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया, अब तीसरा पोजीशन लेते हैं। तीसरा पोजीशन में क्या होगा कि अगर सपोज है ये वाला ऐसे है, तो ये वाली वस्तु इस प्रकार से रखी गई, ठीक है, और वस्तु यहाँ पर रखी गई, यहाँ पर, अगर वस्तु धीरे धीरे नीचे से रख रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, नीचे जा रही है यहाँ पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर नीचे की ओर क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, sin थीटा ये फोर्स लगेगा, और इधर की ओर क्या लगेगा, ये इसके इधर mg, ये क्या करना, ये यहाँ पर ऐसे सीखा लेना, ठीक है, mg cos थीटा। ये पोजीशन बनती है, देखिए mg cos थीटा हो गया और mg sin थीटा, और ये क्या है, mg नीचे की ओर रहेगा, mg नीचे की ओर रहेगा, और ये ऊंचाई कितनी है, यह ऊंचाई है, और ये वाली ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई कितनी है, l है, इसको मान लीजिए l और इसको h। अगर हम सपोज दैट देखें तो ये भी थीटा एंगल होगा, ये थीटा अगर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो हम ये क्या देखते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू l/h होगा, sin थीटा इक्वल टू l/h, sin थीटा इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ, ठीक है, l/h हो जाएगा, तो हम h/l होगा, सॉरी h/l, ठीक है। तो हम ये क्या देखते हैं कि अगर हम l को इधर लिया दे, l इक्वल टू h/sin थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अगर इस पर दे दिया अगर कि इस पर किया गया कार्य कितना है, वर्क डन, तो हम ये कहेंगे कि W इक्वल टू mg sin थीटा। अब ये क्या है, इसकी लंबाई इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसमें फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की फोर्स लग रहा है ना, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स F इक्वल टू कितना है, mg sin थीटा के इक्वल टू है, mg sin थीटा के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि W इक्वल टू mg sin थीटा L है, तो mg sin थीटा
इंटू एल की वैल्यू कितनी आई, एल की वैल्यू एच बाई साइन थीटा आई है, तो एच अपॉन साइन थीटा यहाँ पर रख देंगे, साइन थीटा कट जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। देखिए एम जी चाहिए कि नहीं, यहाँ पर एम जी चाहिए गया, तो हम यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको कि ये रास्ते पर कंजर्वेटिव फोर्स में ये रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हमेशा बस उसको ये चाहिए, माध्यम चाहिए, कैसे 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 जाना है, उसका द्रव्यमान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, और उसकी लंबाई कितनी है, कितनी हाइट तक जाना है, ठीक है, बस वही डिपेंड करता है, रास्ता इस पर डिपेंड नहीं करता। और फ्रैक्शन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इसको हम हटाते हैं, ये तीनों लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कि अगर मान लीजिए सपोज दैट एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे ये यहाँ पर रखी गई है, अगर हम फोर्स यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, इसमें ऐसे फोर्स लगाते हैं तो हमारा क्या है कि इधर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फ्रैक्शन, और ये क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, फ्रैक्शन क्या है उल्टा लगेगा, यहाँ से फ्रैक्शन इधर जाएगा और ये इधर रहेगा, तो हमारा देखिए फ्रैक्शन लग रहा है ना, तो हम खींचेंगे तो ये वाला और माइनस फ्रैक्शन और mg इधर नीचे क्यों, देखिए इसको अगर यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर अगर लिखते हैं फ्रैक्शन ये हो गया, mg नीचे क्यों लगेगा, ठीक है, mg नीचे क्यों लग रहा है और फ्रैक्शन भी लग रहा है और इधर फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स माइनस फ्रैक्शन, ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, तो ये mg फोर्स माइनस फ्रैक्शन कर देंगे तो हमारा mg निकल कर आएगा, ठीक है, mg आएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहा है होता है जो फोर्स है ये वाला लग रहा है इधर की ओर और ये लग रहा है इधर, तो ये इसका पता चल जाएगा कि ये इसका मास कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है कि अगर सपोज दैट ये फ्रैक्शन अलग ये प्लेन हो जाए, अगर सपोज दैट surface give a plane surface, एक प्लेन सरफेस जब लेते हैं तो हम किसी वस्तु को अगर उस पर रखते हैं, इस पर रखेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर की ओर खसकाएं तो हमारा फ्रैक्शन तो लगेगा नहीं, फ्रैक्शन नहीं लगेगा तो ये वस्तु इस प्रकार से मोशन करेगी, मोशन करते हुए आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये आगे बढ़ती हुई जाएगी, तो हमारा क्या होता है यहाँ पर ये पता चलता है हमको कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन इसका मास निकालने के लिए हमको पता करना पड़ा है mc, मास इसको फ्रैक्शन पीछे लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमेशा ऑलवेज फोर्स होता है, फोर्स अगर फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, फ्रिक्शन की इक्वल टू हो जाए तो वो वस्तु क्या है, वस्तु ब्रेक ले लेगी, वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें ये इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि इस पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा ये डिपेंड करता है कि रास्ता किस प्रकार का है, ठीक है, रास्ता प्लेन रहेगा तो उस पर नहीं लगेगा, अगर रास्ता प्लेन नहीं रहेगा तो उस पर फ्रैक्शन लगेगा, फ्रैक्शन के कारण तो वो वस्तु जो है जिस प्रकार देखिए हम वस्तु ऐसे चल रहे हैं, अगर फ्रैक्शन नहीं लगेगा तो हम ऐसे चलते रहेंगे, अगर फ्रैक्शन नहीं लगेगा तो यहीं चलते रहेंगे, अगर फ्रैक्शन लगेगा तो देखिए हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे, तो लेकिन इसमें क्या है फ्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन लग रहा है तो वस्तु हमेशा फ्रैक्शन माइनस की ओर लगेगा, वस्तु बल हमेशा आगे की ओर लगेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज फ्रैक्शन वर्क डन जो होता है, इसमें वर्क डन W इक्वल टू माइनस Fx, ठीक है, माइनस Fx हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों, बस इसमें यही था यहाँ तक। अब अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए तो दोस्तों आज अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।